प्यारे बच्चों नमस्कार। आज देखेंगे अपन आर्टिकल नंबर 124(2). ठीक है, पिछली फाइल में 124(1) देखा, 124(2) की बारी है अब। तो 124(2) मैंने आपको बताया था कि टोटल 3 चीजें हैं, नियुक्ति, त्यागपत्र और संसद। हटाने की जो प्रक्रिया वो संसद डिसाइड करेगी। ओके, अब क्या है, देखो 124(2) के अंदर तो सबसे बेसिक चीज है ना, वो ये है नियुक्ति। ठीक है, तो प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय की प्रत्येक न्यायाधीश, मैं वर्ड क्या बोल रहा हूं, प्रत्येक, है ना, प्रत्येक न्यायाधीश, एवरी जज की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अपने किससे? अपने हस्ताक्षर, मुद्रा और अपने अधिपत्र, गजेटेड नोटिफिकेशन के द्वारा। ठीक है, अधिपत्र गजेटेड नोटिफिकेशन के द्वारा, अंडर हिज सील एंड वारंट। समझ गए? तो बेसिक क्वेश्चन यही है कि उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। समझ गए? अब सीधी सी बात है, कॉमन सेंस अपन यहां लगाएं कि सर क्या राष्ट्रपति अपने आप में इतनी समझ रखते हैं क्या कि वो खुद प्रत्येक न्यायाधीश को अपॉइंट कर दें? प्रत्येक है ना, मुख्य, और ना तो मैंने मुख्य न्यायाधीश बोला है ना मैंने अन्य न्यायाधीश बोला, मैं शब्द क्या बोल रहा हूं? प्रत्येक न्यायाधीश। क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड जो लिखा हुआ है 124(2) में, वो वर्ड क्या लिखा हुआ है? वो वर्ड प्रत्येक ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस शब्द पे गौर करना है अपने को, प्रत्येक जज, एवरी जज। ठीक है, तो एक कॉमन सेंस लगाओ कि सर क्या राष्ट्रपति के पास इतना मतलब दिमाग या इतनी रीजनिंग या इतनी जैसे पता होता है क्या कि भाई किसको नियुक्त करना है, किसको नहीं करना है? क्या वो मतलब अपने आप में इतना एक मेंटली कॉम्पिटेंट है क्या? है ना, ये नहीं कर रहे कि पावर और सत्ता की बात नहीं कर रहे हैं कि सर कोई तो होगा सिफारिश करने के लिए उसको, है ना, जिनसे या तो वो सिफारिश करें जिसको राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य हो, या कोई ऐसे लोग हो जिनसे कि राष्ट्रपति चाहे सिफारिश या परामर्श कर सके। कोई भी लोग जिनसे कि राष्ट्रपति चाहे तो परामर्श कर ले। दोनों में से कोई व्यवस्था तो होनी चाहिए ना सर। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, होनी चाहिए, थी भी, और कोशिश भी करी थी बनाने की, लेकिन वो सब क्या हुआ? 0/0। ठीक है, तो कोशिश तो क्या की गई थी कि 99 संविधान संशोधन हुआ, उसके तहत एनजेएसी बनाने की बात थी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट काउंसिल, जो यहाँ आर्टिकल में लिखा हुआ है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। ठीक है ना, 6 सदस्यीय बनाने की बात थी आयोग को, उसको पढ़ेंगे अपन 124 कै में, ए में, 124 ए में। लेकिन वो 99 संविधान संशोधन से बना भी, है ना, 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से बना भी, लेकिन 16 अक्टूबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने उसको नल एंड वॉइड घोषित कर दिया। ये डेट अपन को याद रखनी है, 16/10/15। ठीक है, 2015। तो एनजेसी एक ऐसी संस्था बनती जो कि राष्ट्रपति को इस नियुक्ति वाले कार्य के अंदर मदद करती, लेकिन नहीं बन पाई। एक तो चीज ये हुई। दूसरा ये हुआ कि इससे पहले 2015 से पहले जब ये सब्स्टिट्यूट किया गया, यहाँ पे देखो ये 2 लिखा हुआ है, ये 2 से ये है, मतलब है फुटनोट से। तो 99 संविधान संशोधन से, 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से एनजेसी लेके आए थे, लेकिन वो तो चलने नहीं दी। ठीक है ना, तो या तो कोई ब्रैकेट बना हुआ है, यहां से लेके यहां तक, ये चीज आज की तारीख में अस्तित्व में नहीं है। एनजेसी लागू ही नहीं हुआ, 99 संविधान संशोधन सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। ठीक है, 16 अक्टूबर 2015 को वो खारिज हो गया। तो फिर इससे पहले क्या व्यवस्था थी सर? क्या इससे पहले राष्ट्रपति से किसी से परामर्श ले सकते थे क्या? बिल्कुल लेते थे। ये चीज यहां लिखी हुई है इस फुटनोट के अंदर। ठीक है, इससे पहले मतलब 99 संविधान संशोधन से पहले ये व्यवस्था थी कि राष्ट्रपति चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस, मतलब जजेस भी कैसे, ऐसे जजेस, सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के ऐसे जजेस जिनसे कि राष्ट्रपति परामर्श लेना उचित समझे, उनसे राष्ट्रपति इस संदर्भ में परामर्श ले सकता था। ठीक है, ये पहले लिखी हुई थी, आज तो ये भी नहीं लिखी हुई है ना, क्योंकि 2015 में जब ये एनजीसी का 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट खारिज हुआ सुप्रीम कोर्ट द्वारा 16/10/15, उसके बाद ये पहले जो शब्द लिखे हुए थे ना, ये वाले जो इन्वर्टेड कॉमा में लिखे हुए, ये वापस से नहीं डालने हैं। ठीक है ना, ये है। तो ये पहले क्या था देखो कि उच्चतम न्यायालय के और राज्यों के उच्च न्यायालय, क्या बोला? उच्चतम न्यायालय के और राज्यों के, है ना, यूं है ये, मतलब जजेस किसके? सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस, है ना। उच्चतम न्यायालय के और राज्यों के उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने के पश्चात जिन्हें राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए परामर्श करना आवश्यक समझे, है ना, कि सबसे नहीं, क्या वर्ड लिखा हुआ है? सबसे परामर्श नहीं करेगा राष्ट्रपति, ऐसे जिनसे राष्ट्रपति उचित समझे, है ना, चाहे वो 1 हो सकता है, चाहे 2 हो सकता है, या 0 भी हो सकता है। किसी से उचित समझा ही नहीं, कर दिया जी हमने हमारी मर्जी से, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सिफारिश पे, है ना। तो ये चीज समझनी जरूरी है यहाँ पे। तो नियुक्ति, है ना,
क्वेश्चन सीधा सा आया, सुप्रीम कोर्ट के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? आंसर हो गया राष्ट्रपति। किस आर्टिकल? 124(2) के। समझ लो, इतनी सी बात है। 99 संविधान संशोधन खारिज कब किया सुप्रीम कोर्ट ने? 16 अक्टूबर 2015। पढ़ेंगे अभी फोर्थ जजेस केस। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बना भारत सरकार, देखेंगे अभी अपन। टोटल 4 जजेस केस हुए, उनका संबंध इसी से ही है। तो अभी अपन ने बेसिक सी चीज वैसे इतनी देखी। यहाँ जो इतना पढ़ा क्या है कि प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? प्रत्येक न्यायाधीश की कौन? राष्ट्रपति। ठीक है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, अनुच्छेद 124 कै में निर्देशित एनजीसी आयोग की सिफारिश। तो देखो यहाँ ब्रैकेट बना हुआ है, ये ब्रैकेट। तो आज की तारीख में ये चीज तो अस्तित्व में ही नहीं है, जहां मैंने इसको काट दिया, तो इसको तो पढ़ने से कोई सेंस ही नहीं है ना। असली आर्टिकल चालू होता है राष्ट्रपति से, यहां से राष्ट्रपति है ना अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के किसको? प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा। नियुक्त, और शब्द क्या लिखा हुआ है? नियुक्त। चयन नहीं लिखा हुआ है। चयन शब्द किसमें लिखा हुआ है? अपने लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और राज्यसभा के संदर्भ में उपसभापति। सभापति का चयन नहीं करती है राज्यसभा, वो तो पदेन होता है उपराष्ट्रपति। ठीक है ना। तो यहाँ वर्ड क्या लिखा हुआ है? अपॉइंट। एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। नियुक्त, चयन नहीं है, चूज नहीं है, क्या है? अपॉइंट है। और किसको? एवरी जज को, प्रत्येक न्यायाधीश को। ना यहाँ सुप्रीम चीफ जस्टिस लिखा हुआ है, ना अन्य न्यायाधीश लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? जैसे 124(1) में क्या वर्ड लिखा हुआ था? बताओ, किनकी संख्या बढ़ेगी? अन्य न्यायाधीशों की संख्या बढ़ेगी। समझ गए? ऐसे ध्यान रखना है। नियुक्त करेगा और वह न्यायाधीश तब तक पद धारण कर सकेगा जब तक वह कितने साल का नहीं हो जाए? 65 साल का नहीं हो जाए, है ना। कहने का मतलब मैक्सिमम एज लिमिट जो है सुप्रीम कोर्ट के जज की, सब आगे इसमें, चाहे वो चीफ जस्टिस हो चाहे अदर जज में हो, कब तक धारण कर सकते हैं पद? 65 साल तक। ठीक है। समझने वाली बात क्या है? यहाँ पे दो चीजें समझने वाली है कि यहाँ पे सिर्फ 65 साल लिखा हुआ है। यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ कि 5 साल या 65 साल, जो भी पहले हो जाए। समझ मेरी बात? यहाँ ये नहीं लिखा हुआ 5 65 है ना। 5 65 का मतलब ये चीज नहीं है यहाँ पे कि ये और सब में मिलेगी अपने को। ठीक है ना। तो यहाँ पे ओनली 65 साल है। ठीक है। लेंथ जो है ना, टेन्योर की जो लेंथ है ईयर्स में, उसका वर्णन नहीं है, केवल एज लिमिट का वर्णन है। दो चीजें होती है देखो, कि जिस दिन पद पे आया उससे 5 साल, ठीक है, या 65 साल। ऐसा यह वाला कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे सिर्फ 65 साल है। 65 साल जिस दिन हो गए, चाहे आपने एक दिन नौकरी करी हो, चाहे आप 10 साल रह लो, क्या जज सुप्रीम कोर्ट के रही है। सबसे लंबी अवधि वाले देखिए अपन वाई चंद्रचूड़, है कि नहीं है, जो वर्तमान जो है उनके फादर 7 साल रहे, है कि नहीं है। तो चाहे अब आपका लक है, चाहे तो आप एक दिन रहो, है कि नहीं है, चाहे आप 7 साल रहो, चाहे 10 साल रहो, आप जितने यंग आओगे सुप्रीम कोर्ट में उतने ही ज्यादा समय तक आप रह पाओगे, जज या चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस वरिष्ठतम होता है, अभी अपन देखेंगे, है ना। अब जैसे मैं आपको बता रहा था कि 2027 में बी नागरत्ना, जो अभी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट की जज है, वो सुप्रीम कोर्ट की पहली मुख्य महिला, वो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनेंगी, फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 2027 में। लेकिन मात्र कितने दिन रहेंगी वो? केवल 27 दिन। तो 27 में 27 दिन रहेंगी वो। अब ऐसा क्यों है सर, ज्यादा देर रखो ना? नो, क्या हो जाएगी उनकी एज? 65 साल वो पूरा कर जाएंगी। ठीक है। तो फिर वो रह नहीं सकती, है ना। अब अगर वो जैसे कम एज में बनती तो हो सकता है कि वो चीफ जस्टिस 3 4 साल 5 साल रहती, ऐसे। ठीक है। ऐसे अभी जैसे जो वर्तमान चीफ जस्टिस है करीबन 1.25 साल इनका टेन्योर है, ऐसे अपन को ध्यान में रखना है। ठीक है। तो समझाने की बात क्या है, यहाँ पे दो चीजें हैं। एक चीज तो मैंने बता दी आपको, क्या कि लेंथ ऑफ सर्विस इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर एज लिमिट है। दोनों चीजें अलग है। लेंथ ऑफ सर्विस 5 साल वो नहीं है, एज लिमिट है कि कितनी? 65 साल मैक्सिमम जिस दिन पालेंगे उस दिन वो सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं रहेंगे। जज हैं तो जज नहीं रहेंगे, चीफ जस्टिस है तो चीफ जस्टिस के पद से रिटायर हो जाएंगे। एक तो चीज ये। दूसरी ये है कि मिनिमम एज का कहीं भी उल्लेख नहीं है। मिनिमम एज कैसे? कि सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए आपको कम से कम 35 साल की आयु चाहिए, जैसे अपन ने देखा है ना राष्ट्रपति में, वैसा मिनिमम एज का नहीं है। यहाँ क्या है? यहाँ मैक्सिमम एज लिमिट का है। ये चीज समझने वाली बात है। मिनिमम एज लिमिट नहीं है, मैक्सिमम एज लिमिट है, केवल मैक्सिमम एज लिमिट है। कितनी है वो? 65 है। और उसके अलावा कोई लेंथ ऑफ टेन्योर नहीं है, जो कार्यकाल की अवधि है ना वो नहीं है, उम्र लिखी है। समझ गए? तो ये चीज समझो आप, बार बार कह रहा हूं मैं, अवधि नहीं लिखी हुई है, अवधि है ना, अवधि नहीं लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है?
केवल उम्र लिखी हुई है, सॉरी उम्र नहीं काटना था, उम्र तो रखना था, है ना, अवधि नहीं है, ठीक है, अवधि का उल्लेख नहीं है, केवल उम्र का उल्लेख है, ठीक है, उम्र कितनी कि 65 साल तक, ये याद रखना, ठीक है, ये चीज है। तो ये एक बिल्कुल बेसिक चीज है अपने 124(2) में जो लिखी हुई है, समझ गए? ओके, अब अपन नेक्स्ट चीज देखते हैं जो 124(2) में लिखी हुई है। दूसरी चीज क्या लिखी हुई है, देखो दूसरी चीज है ना, एक चीज तो अपन ये देखी, अब दूसरी चीज और क्या लिखी हुई है, कोई न्यायाधीश, है ना, कोई न्यायाधीश, है ना, कोई लिखा हुआ है, कोई, कोई का मतलब चाहे वो चीफ जस्टिस हो चाहे अन्य न्यायाधीश हो, कोई मतलब कोई, सब आ गए उसमें, चीफ जस्टिस याद है, ठीक है ना। कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकेगा। कहने का मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट के जज को रेजिग्नेशन देना होता है, जज बोल रहा हूं, प्रत्येक जज, चीफ जस्टिस चाहे अदर जजेस, रेजिग्नेशन देना हो तो किसको देते हैं, त्यागपत्र किसको देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं। ये आता है क्वेश्चन एक, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश किसको अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, राष्ट्रपति को, या किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है, समझ गए। फिर जो तीसरी चीज है 124(2) के अंदर, किसी न्यायाधीश को खंड 4, मतलब ये खंड 4 जो 4 से मतलब है यहाँ पे 124(4) में, ठीक है ना, में उपबंधित रीति से उसको पद से क्या किया जा सकता है, हटाया भी जा सकता है, ठीक है ना। तो ये 124(4), जैसे 124(2) पढ़ रहे हैं अपन, अब फिर थोड़ी देर बाद 124(3) पढ़ेंगे, अर्हता है, फिर 124(4) आएगा हटाने की बात, तो उस रीति के तहत इसको हटाया भी जा सकता है, समझ गए, ऐसे है। तो जरूरी नहीं कि 65 साल का टेन्योर पूरा ही करे, ठीक है, 65 साल होने में बच रहा था समय, लेकिन आपको हटा दिया। अभी अपन देखेंगे कि खंड 4 में लिखा हुआ कैसे हटेगा, प्रूव्ड मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी पे, साबित कदाचार या अक्षमता के आरोप पे, यूं, ठीक है, ऐसे ऐसी चीजें ये सारी, समझ गए। ये चीज आएगी इसमें आपने सारी, मतलब अक्षमता मतलब अक्षमता बोलना चाह रहा था मैं ना, साबित कदाचार या अक्षमता के आरोप में हटाया भी जा सकता है। तो 65 साल तो पूरे नहीं हुए ना, ऐसे तो हटाएगा कौन, जो खंड 4 में जो रीति लिखी है वहां लिखा हुआ कि संसद हटाएगी, ऐसे है, ठीक है। तो त्यागपत्र किसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे, हटाएगा कौन, संसद हटाएगी, ठीक है। रीति है, क्या आरोप लगेंगे, कैसे प्रोसीजर है, क्या है, वो सब अपन 124(4) के अंदर देखेंगे। तो अभी अपन देख रहे थे 124(2), तो 124(2) में देखो 3 चीजें आ गई ना। सबसे पहले तो देखो नियुक्ति आ गई, हटा के बताऊं, ये सबसे पहले तो नियुक्ति आ गई, मैं बार बार कह रहा हूं कि 124(2) में 3 चीजें हैं, 3 चीजें क्या है, देखो नियुक्ति आ गई, त्यागपत्र आ गया, ठीक है, त्यागपत्र, और तीसरा हटाना आ गया। तो 1, 2 और 3, ऐसे 3 चीजें हैं 124(2) के अंदर, नियुक्ति, त्यागपत्र और हटाना। नियुक्ति कौन, राष्ट्रपति, त्यागपत्र कौन, राष्ट्रपति, और हटाना संसद, है ना। इसमें आप संसद लिख लो, ठीक है, संसद हटाती है, राष्ट्रपति नहीं हटाता, राष्ट्रपति तो त्यागपत्र स्वीकार करता है, ऐसे, समझ गए। ये इतनी चीज अपने को, मतलब संसद पहले उसको यस करती है और फिर लास्ट में हटाता तो राष्ट्रपति ही है भाई। त्यागपत्र में संसद का कोई रोल नहीं है। 124(4) में पहले तो कार्रवाई पूरी संसद पूरी करती है, उसके बाद लास्ट में हटाते राष्ट्रपति ही है। 124(4) में ये चीज है, लेकिन वहां मेन रोल जो है 124, मतलब इस खैर जो बिंदु देख रहे हैं इसमें मेन रोल है संसद का, बिल्कुल बहुमत से पारित होता है, विशेष बहुमत से, टोटल का और प्रेजेंट वोटिंग का, और फिर लास्ट में राष्ट्रपति, भाई राष्ट्रपति तो संसद का अभिन्न अंग है, तो सील तो वही लगाएंगे ना कि लो हटाया जाता है, ऐसे, ठीक है। और त्यागपत्र में संसद का कोई रोल नहीं है, सीधा राष्ट्रपति वो त्यागपत्र एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वो जजेस का टेन्योर हो गया खत्म, ऐसे, समझ गए, ये चीज है। फिर आगे चले, तो अब क्या है, 2-3 चीजें हैं, ये तो इतना हो गया। अब कुछ चीजें हैं देखो जो काफी इंटरेस्टिंग है, काफी मजा आएगा आपको चीजों को समझने में। कैसे, अभी अपन ने क्या देखा, मैं आपको बता रहा था कि नियुक्ति कौन करेगा, तो नियुक्ति में लिखा होता प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। तो प्रत्येक में मुख्य न्यायाधीश भी आ गए, अन्य न्यायाधीश भी आ गए, जैसे अभी 34 है अपने, तो 1 + 33 हुआ ना, मुख्य न्यायाधीश और फिर 33 अन्य न्यायाधीश। तो सर मुख्य न्यायाधीश कौन होएगा, तो संविधान इस सवाल के ऊपर मौन है, संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ कि चीफ जस्टिस कौन होएगा। ये एक परंपरा है, ट्रेडिशन है कि जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है, ठीक है, अदर जजेस में जो सीनियर मोस्ट होता है उसको चीफ जस्टिस बनाया जाता है उच्चतम न्यायालय, ये परंपरा है। लेकिन आज तक ये परंपरा कितनी बार टूटी है, केवल 2 बार टूटी, केवल 2 बार टूटी है।
कब कब? एक बार 1973 में और एक बार 1977 में, 73 में और 77 में। ठीक है, 2 बार टूटी है, लेकिन दोनों ही बार जो तोड़ने वाले जो व्यक्ति थी, है जो महिला थी तोड़ने वाली, वो कौन थी? बिल्कुल सही पहचाना आपने, इंदिरा गांधी, है कि नहीं है? तो जैसे कहते ना कि पानी में रह के मगर से बैर करोगे, है कि नहीं, तो किसकी चलेगी? आप ही बताओ भाई, पानी में तो मगर की चलेगी, ऐसे, है कि नहीं? तो स्पष्ट बहुमति कारण अभी अपन देखेंगे कि भाई, तो अभी तो ये समझो कि उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन? वरिष्ठतम। क्या हमेशा ऐसा हुआ है? कभी इसका उल्लंघन नहीं हुआ? नहीं साहब, उल्लंघन हुआ है। कब हुआ है? कितनी बार हुआ है? 2 बार हुआ। कब कब? 1973 में, जब अजीतनाथ रॉय है ना, अजीतनाथ रॉय को चीफ जस्टिस बनाया गया 3 सीनियर मोस्ट जजेस की सीनियरिटी को नजरअंदाज करते हुए। और दूसरा मौका आया जब हमीद अब्दुल्ला बेग को चीफ जस्टिस बनाया गया 1977 में। ठीक है, 2 न्यायाधीशों की सीनियरिटी को नजरअंदाज करते हुए। किसने? दोनों ही बार सेम व्यक्ति, कौन? इंदिरा गांधी, आयरन लेडी, है ना। ऐसा कहा जाता था कि इंदिरा गांधी को जो चीज आ गई सपने में, वो अगले दिन तो कानून बन जाती थी, मतलब जल्दी ही कानून बन जाती थी, अमल में आ जाती थी। विचार आने की देर थी बस उनके दिमाग में, इसलिए आयरन लेडी। ऐसा नहीं कि आयरन ज्यादा खाती थी, एप्पल ब्रिंजल ज्यादा खाती थी, ऐसा नहीं आयरन लेडी, या लोहे के कपड़े पहनती थी, नो। विचारों के अंदर दृढ़ता थी, डिसीजन के अंदर दृढ़ता थी, जो सोच लिया वो करके दिखाना है। ऐसे नहीं नहीं मैं डर गई, सोच लिया करना है, बांग्लादेश को आजाद करना है, ऐसे, समझ गए? तो हाँ, कितनी बार उल्लंघन? 1973 में और 1997 के अंदर। ओके, अब देखते हैं अपन कैसे। तो पहले तो चीफ जस्टिस की देखते हैं, फिर उसके बाद अदर जजेस की अपन कहानी देखेंगे कि अदर जजेस नियुक्त कैसे होते हैं, सिफारिश वाला क्या इशू उसमें, वो देखेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है? ओके, कौन हो सकता है भारत का मुख्य न्यायाधीश? सवाल ये है,